पहली बात तो ये कि डब्ल्यूएचओ की वार्निंग के बावजूद सारे पूंजीवादी देशों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और महामारी फैलने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार रहें, उसकी तैयारी किसी भी देश ने नहीं की। इतना ही नहीं, इन सारे देशों में पिछले 30-40 सालों में एक नया अर्थशास्त्रीय दर्शन, एक नई इकोनॉमिक फिलॉसफी, एक नया अर्थशास्त्र का सिद्धांत फैला है, जिसको हम कहते हैं नव उदारवाद या नियोलिबरलिज्म। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब वो देश धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्थाएं ठहरने लगी और तब से उनके देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक संकट गहराता चला गया है। आज हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो मैं इसको अभी इतना ही कहकर रोक दे रहा हूं। तो जब इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं 70 के दशक के बाद से इन देशों में आर्थिक संकट गहराता चला गया है, तो उन देशों ने जो वहां पर कीनीशियन आर्थिक सिद्धांत थे, जिसके तहत कि उन्होंने वेलफेयर स्टेट खड़े किए थे, यानी लोगों को बड़े पैमाने पर उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता वगैरह वगैरह। तो उसके बाद से इन देशों ने अपने ये सारे सामाजिक क्षेत्रों में जो सरकारें खर्च करती हैं, उसमें कटौती करनी शुरू की और जो पैसे बचे उसके चलते उसको इन्होंने पूंजीपतियों को देना शुरू किया, ताकि पूंजीपतियों का नफा बनाए रखा जाए, क्योंकि पूंजीवाद संकट में पड़ रहा था। तो पूंजीपतियों की मदद के लिए जनता पर खर्चों में कटौती की गई और उसको पूंजीपतियों की जेबों में या उनकी तिजोरियों में ट्रांसफर किया गया। और इसी के तहत फिर उसका एक परिणाम यह भी हुआ कि इन सारे देशों ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी कटौती की। उनके स्वास्थ्य बजट कम होते चले गए। कुछ एक देशों ने तो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का आंशिक निजीकरण भी कर दिया। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है, नेशनल हेल्थ सिस्टम बोलते हैं, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और वो दुनिया की बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं में से मानी जाती है, जिसमें कि लोगों को बहुत ही बेहतरीन इलाज मिलता था, इंग्लैंड के गरीब से गरीब आदमी को। उसके बजट्स में 80 के दशक से इतनी ज्यादा कटौती हुई है कि एनएचएस के पास जितने बेड्स हैं अस्पताल में, जितने पलंग है, उनकी संख्या 1987 में 1987 में 3 लाख थी, वो घटकर अब 1.3 लाख पर आ गई है। ये दिसंबर 2019 का आंकड़ा है। उसके अलावा उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह के इतने ज्यादा पद भरे नहीं गए हैं कि कुल वैकेंसीज की संख्या 1 लाख पहुंच चुकी है। अमेरिका में स्थिति और भी भयंकर है। वहां पर तो स्वास्थ्य सुविधाएं बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र में ही हैं, वहां पे पब्लिक हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं और ये जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है अमेरिका का, ये इतना महंगा है कि आमतौर पर यदि इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो वो अपना इलाज करा ही नहीं सकता। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी इतना ज्यादा है कि अमेरिका में आंकड़ा ये है कि 4.4 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उसके अलावा 3.8 करोड़ लोगों के पास अपर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस है। यानी अमेरिका की लगभग 1/3 आबादी बीमार पड़ने पर वो अपना ढंग से इलाज करा पाएगी कि नहीं, इसके बारे में वो नहीं जानती। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस उनके एम्प्लॉयर्स देते हैं, यानी उनके मालिक देते हैं जहां पर वो काम कर रहे हैं। अब जब ये बीमारी फैली है कोरोना वायरस की और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है,
और अंदाज ये है कि हो सकता है कि बेरोजगारी का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर जाए। तो इनमें से भी बड़ी संख्या में जिन लोगों का इंश्योरेंस प्रीमियम उनके मालिक देते हैं वो भी बिना हेल्थ इंश्योरेंस के हो जाएंगे। और ऐसे में अमेरिका की लगभग आधी आबादी अपना इलाज कराने की स्थिति में ही नहीं रहेगी। ये अमेरिका के स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है। अब गरीब देशों की तरफ मुड़े, जिनको तीसरी दुनिया के देश भी बोलते हैं, यानी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश। इनमें से बहुत सारे देश, लगभग अधिकांश देश पिछले 40 सालों में विदेशी कर्जे के संकट में फंसे हैं। अब मैं उसके पूरे लॉजिक में नहीं जा सकता, आज का वो विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि वो विदेशी कर्जे के संकट में फंसे तो उसके चलते उनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो कि अमेरिका और यूरोप के नियंत्रण में है, इन देशों को उन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अपने विदेशी कर्जे के हफ्ते चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ा। और कर्जा कोई मुफ्त में नहीं देता, पूंजीवाद में देयर इज नो फ्री लंच। तो उन्होंने शर्तें लगाई जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यानी इन देशों पर शर्तें ला दी गई जिसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट, उसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर, एक महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि ये देश अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पश्चिमी देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलें, पहला। और दूसरा, ये देश अपने देशों में जो वो समाज कल्याण पे खर्चा कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी वगैरह वगैरह, उसमें कटौती करें और इन सारी सेवाओं का निजीकरण करें। तो पिछले 40 सालों से इन सारे देशों ने अपने देशों में आजादी के बाद इन देशों की जो भी उपलब्धियां थी, जो भी इन देशों ने आजादी के बाद, ये सारे देश किसी जमाने में यही यूरोपीय देशों के गुलाम थे। 1950 के बाद आजाद हुए, इन देशों ने विकास किया, लोगों के भले की नीतियां अपनाई। अब वो सारी नीतियां वापस की जा रही हैं और ये सारे देश इन्हीं पश्चिमी देशों के चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं। इन देशों की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में उनकी अर्थव्यवस्थाएं फंसती चली जा रही हैं। ये सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब इस तरह से चल रही हैं कि इन देशों में दोबारा वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां नफा कमाएं, और दूसरी तरफ इन सारे देशों में जो जनता पे खर्चा हो रहा था, हमारे विषय की बात करें तो इन देशों में जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार खर्चे कर रही थी, उसमें कटौती बढ़ती चली जा रही है। तो एक तरफ इन नीतियों के चलते इन देशों में गरीबी बढ़ी है। गरीबी बढ़ने के चलते लोगों के शरीर कमजोर होते हैं, उनके इम्यून सिस्टम्स कमजोर होते हैं और वो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौतियां हुई हैं। तो उसके चलते जब अब वहां पर ये कोरोना वायरस फैल रहा है तो वहां पर भयंकर हालत होने वाली है। वहां पे लोगों के शरीर इतने कमजोर हैं कि वो बहुत तेजी से इस वायरस का शिकार होंगे, और वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी हैं, इतनी बुरी हालत में हैं कि वो इलाज नहीं करा पाएंगे। अफ्रीका का उदाहरण दें। अफ्रीका में WHO के अनुसार 41 देशों ने उसको खबर दी है कि उनके पास 2000 से कम वेंटिलेटर्स हैं। सोमालिया के पास एक भी नहीं है, दक्षिण सूडान के पास 4 हैं, लाइबेरिया के पास 5 हैं, और नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका के बड़े देशों में से है और जिसकी आबादी अमेरिका से 2/3 है, उसके पास 100 से कम वेंटिलेटर्स हैं। तो ऐसे में जब इन देशों में कोरोना वायरस की महामारी फैलेगी तो इन देशों में सामाजिक हत्या होने वाली है।
बहुत बड़ी संख्या में लोग मरने वाले हैं, जिसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार इन देशों का पूंजीपति तबका और उसके पीछे बैठी अमेरिका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनकी नफे की हवस, यही उसका एकमात्र कारण हो।